गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक रनिंग टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस टॉपिक का ये फोर्थ लेक्चर है और आखिर मतलब लास्ट लेक्चर है इस टॉपिक का और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर भी है बिकॉज इस टॉपिक में हम लोग जानने वाले हैं गॉसेस लॉ एंड इनसे इम्प्लीमेंटेशन। और ये जो गॉसेस लॉ है, विदाउट दिस गॉसेस लॉ देयर कैन नॉट बी मेड एनी काइंड ऑफ शॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑल। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट in terms of your board exams or your JEE or NEET exams. So let's start simply. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गॉसेस लॉ बताने से पहले हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे। हम लोग ये पढ़े थे पिछले लेक्चर में कि कूलॉम्स लॉ के बारे में बताए थे। कूलॉम्स लॉ के उसका कुछ इम्प्लीमेंटेशन था वो उसके बारे में बताए थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताए थे, फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बताए थे। तो ये सब छोटी छोटी चीज इसके पहले हम लोग बता चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो इसके पहले वाला वीडियो आप सर्च करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा, अवेलेबल है। उसका नोट भी उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया गया है या फिर कर दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ कहाँ से आता है कि एक छोटा सा कोई भी सरफेस के अंदर अगर कुछ भी चार्ज कुछ अमाउंट कुछ भी चार्ज अगर इनक्लोज्ड हो तो उसके वजह से उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो, ये रिलेट कर ये बताने के लिए हमारे गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ पहले क्या है देख लेते हैं। गॉसेस लॉ ये है द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद a closed surface is 1 by epsilon naught। क्या है आपको पता है, इट इज फ्री स्पेस परमिटिविटी टाइम्स द चार्ज enclosed by the surface। मतलब आपका चार्ज इनक्लोज्ड अगर Q है, मान लो ये तुम्हारा चार्ज इनक्लोज्ड, तो इसका 1 by epsilon naught times, that means this time will be equal to the total flux linked with the closed surface। तो टोटल फ्लक्स आप लोग जानते हो कोई भी सरफेस के लिए सरफेस इंटीग्रल लिया जाता है E डॉट ds। तो ये आपका क्या मिलेगा, दिस विल बी द वैल्यू Q enclosed by epsilon 0। तो दिस इज द गॉसेस लॉ, द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सरफेस इज 1 by epsilon naught times the charge enclosed by the surface। So and this is the mathematical implementation। Let's see something else। तो इसके यही हम लोग पढ़े थे इसके पहले। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर सरफेस है, उस सरफेस के अंदर कुछ चार्ज है, उस चार्ज के वजह से उसका चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तुम्हारे टोटल फ्लक्स क्या होगा वही हमको बता रहा है ये। तो यहाँ से हम लोग एक चीज ये जान सकते हैं, कोई एक सरफेस के लिए है तो ये सरफेस ऐसा भी हो सकता है, ये सरफेस ऐसा हो सकता है, ये सरफेस ऐसा भी हो सकता है एज पर ये सरफेस एक क्यों सर्कुलर हो सकता है, ये सरफेस अंडे जैसा हो सकता है, तो कोई भी सरफेस हो सकता है। तो ये सरफेस के मतलब लेकिन इसके अंदर जो चार्ज अमाउंट जो है ये इतने अंदर क्यों एनक्लोज हो सकता है, इतने में क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज हो सकता है एनक्लोज, इतने में क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज हो सकता है, इतने में क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज हो सकता है, इतने में क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज हो सकता है। तो जनरली ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो सरफेस हम लोग लिए हैं, एलिमेंट्री सरफेस जो हम लोग लिए हैं, इसको बोला जाता है गॉसियन सरफेस। तो और आप लोग ये देख रहे हो कि हर एक जगह में अगर चार्ज एनक्लोज्ड अगर सेम रहा तो ये फर्क नहीं पड़ता वो कौन सी शेप का है, अंडे है, फुटबॉल है, छोटा है, बड़ा है, गोल है, तेजा है, क्या है, उसके ऊपर डिपेंड ऑन द सरफेस। तो इसके इस फॉर्मूले से कुछ
आउटकम हम लोग लिखते हैं, जिस आउटकम में फर्स्ट आउटकम ये होगा और फर्स्ट पोस्टुलेट ये होगा कि ये जो फ्लक्स लिंक होता है FLUX, ये जो फ्लक्स लिंक होता है, फ्लक्स लिंक और फ्लक्स थ्रू ROUJ थ्रू द सरफेस और गॉसियन सरफेस, हम सरफेस लिख देते हैं, आप लोग इसको गॉसियन सरफेस मान के चलो, इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस शेप और शेप ऑफ द सरफेस, मतलब उसका शेप क्या है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। किसके ऊपर डिपेंड करता है? It solely depends on the charge enclosed. So it can be the second point that solely depends on the charge enclosed. तो ये कुछ इसके और 2-3 पॉइंट हैं, वो भी हम लोग लिख के बताते हैं नेक्स्ट में। और 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो एक तो सरफेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, फ्लक्स थ्रू ए सरफेस, थ्रू गॉसियन सरफेस। दूसरा क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फ्लक्स वो सरफेस के ऊपर तो डिपेंड नहीं करता है, वो जो जिस चार्ज की वजह से ये फ्लक्स क्रिएट हो रहा है उसका पोजीशन के ऊपर भी ये डिपेंड नहीं करता। मतलब मान लो ये हमारे गॉसियन सरफेस है और ये हमारे गॉसियन सरफेस है, मान लो दोनों इक्वल ही, मान लो दोनों सेम साइज का है, तो ये चार्ज यहाँ पे है, यहाँ पे है, टोटल अमाउंट Q, टोटल एनक्लोज इज QAN, मतलब Q, इसका भी टोटल QAN, लेकिन इसमें इस साइड में है, इसमें इस साइड में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके टोटल कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी वजह से दूसरे जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, मतलब फील्ड 0 मतलब क्या है? कुछ नहीं है, मतलब फ्लक्स भी 0 होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है मतलब इलेक्ट्रिसिटी वहां पे करंट पास ही नहीं हो रहा, मतलब फ्लक्स 0 होगा, इफेक्ट 0 होगा। बट ये फ्लक्स इज 0, मतलब अगर उसका फ्लक्स इफेक्ट 0 है, E में नॉट भी 0, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में नॉट भी 0। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ यहाँ पे है, उसपे कुछ यहाँ पे है, ये दोनों का मतलब दूसरा को ये करके कैंसिल आउट हो जाए। ऐसा भी हो सकता है उसके ऊपर बाहर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट कर रहा है जिसके कारण की वजह से वो 0 हो जाए। तो ये ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक ये 0 है तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं हाँ VS पाई 0 होगा, मतलब फ्लक्स 0 होगा। लेकिन फ्लक्स अगर 0 है तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि फील्ड 0 है, ठीक है। जैसे इसके और एक कारण, जैसे कंडक्टर आप आगे जाके पढ़ोगे, कंडक्टर के अंदर में कोई चार्ज नहीं रहता है, एक हॉलो कंडक्टर है, इसके अंदर में अगर ये करेंगे तो चार्ज लगभग 0 होता है, सरफेस में रहता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन ये पर्टिकुलर फॉर्म में फ्लक्स मेजर करने जाएंगे 0 मिलेगा, कुछ नहीं। तो ये यही कारण है कि ये थर्ड वाला पॉइंट। तो इसके बाद हम लोग इसका कुछ इंप्लीमेंटेशन दिखाते हैं नेक्स्ट। अभी हम लोग गॉसेस लॉ को प्रूफ करने वाले हैं फ्रॉम कूलम्ब लॉ। तो उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग, अगर कूलम्ब लॉ को प्रूफ करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ से भी यहाँ आ सकते हैं। पहले समझा देते हैं क्या है कि मान लो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है Q, इसके चाहे वो ये मान लो कोई एक गॉसियन सरफेस है, फ्लक्स लाइन कोई मतलब गॉसियन सरफेस मान लो, ये गॉसियन सरफेस के ऊपर, ये गॉसियन सरफेस सर्कुलर है और इसका जो रेडियस है r है, इसके ऊपर एक एलिमेंटरी सरफेस ds हम लोग कैलकुलेट मतलब मान दिए, और ये ds के सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलरली जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये भी हमारे यहाँ है। तो अगर यहाँ से हम लोग ये करेंगे कि कूलम्ब लॉ के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू क्या होगा, ये Q की वजह से Q/4πε0 r³ into r वेक्टर। तो ds सरफेस के
के लिए इसके साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा ds सरफेस के लिए, क्या होगा, E डॉट ds करेंगे तो ऐसा है जहां पे ये दो ये प्रोडक्ट है तो r डॉट ds ऐसा होगा। नेक्स्ट अगर हमको टोटल फ्लक्स चाहिए तो ऐसे छोटे एलिमेंटरी जो मिलेगा सबको एक साथ जोड़ना पड़ेगा, मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ऐसे क्लोज सरफेस के लिए ये क्लोज सरफेस सिंबल है, मतलब ये नॉर्मल आपका इंटीग्रल साइन है। तो अगर कोई क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रल कर रहे हैं तो ये आपका हो गया क्लोज सरफेस इंटीग्रल फॉर एस सरफेस। मतलब टोटल एस सरफेस के लिए हम लोग क्लोज सरफेस इंटीग्रल ले रहे हैं। E डॉट ds ये करेंगे q बाई a पहले था, r डॉट ds का r, और ds को अगर ये करेंगे ये छोटा ds ये करेंगे तो एक एरिया, एक स्फीयर का एरिया हो जाएगा, सरफेस एरिया। एक स्फीयर का सरफेस ये होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो टोटल अगर जोड़ेंगे तो एक स्फीयर बनेगा, तो मतलब 4 पाई r स्क्वायर मिलेगा आपको। तो वहां पे ds का इंटीग्रेशन में 4 पाई r स्क्वायर लिखेंगे। तो ये करके हम लोग अगर कैंसिल आउट करेंगे देखेंगे कि यहाँ पे q बाई एप्सिलॉन 0 जो है यही बच रहा है, एंड दिस इज द गॉसेस लॉ यही बताता है ना, a closed surface integral E dot ds is 1 by epsilon times of the charge enclosed by the surface. सिंपल। तो यही आपका प्रूफ ऑफ गॉस लॉ हो गया। अब हम लोग जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसे 2-3 इंप्लीमेंटेशन देखे थे, गॉस लॉ का भी 2-3 इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग और हॉलो स्फीयर, एक हॉलो स्फीयर है या फिर सॉलिड कंडक्टिंग कोई ये है वायर है, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो मान लेते हैं ये वायर है, इसका रेडियस r है और इसके चारों ओर ये जो है ये गॉसियन सरफेस है, हम लोग एक मान लेंगे। तो ये गॉसियन सरफेस है। अब यहाँ पे इस जगह में हम लोग को इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बाहर क्या है लेना पड़ेगा। तो बाहर में एक गॉसियन सरफेस को कैलकुलेट कर लिए हैं और यहाँ पे एलिमेंटरी एक सरफेस लिए हैं जिसको dA मान लिए हैं और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिए हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये आउटवर्ड बाहर की तरफ होगा, ऐसे बाहर की तरफ होगा। तो ये हो गया और आपका जो सरफेस है वो छोटा जो सरफेस होगा वो ऐसे बाहर की तरफ ऐसे लेयर्स होते जाएगा। तो ये भी इस डायरेक्शन, ये इसका भी होगा, ये डायरेक्शन ई का भी होगा। तो ई का भी डायरेक्शन और डीए का भी डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, मतलब द एंगल बिटवीन देम विल बी 0। तो बस इतना ही। अब हम लोग ये करते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन लॉ अप्लाई करेंगे। क्लोज सरफेस ये मान लो एस है, तो इसके लिए E डॉट ds करेंगे। E डॉट ds करेंगे तो इसका वैल्यू हम लोग को पता है कि q, मान लेते हैं इसके अंदर q है, q अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज होता है, तो q बाई एप्सिलॉन 0 हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे ये पता है कि ये जो E डॉट ds है ये इसके मतलब हम लोग क्या लिखते हैं, E into ds into cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट है। तो थीटा का वैल्यू दोनों सेम लाइन में है तो थीटा का वैल्यू 0 होगा, मतलब E ds। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं दिस इज वैल्यू इज E into ds। हेल्प तो ये into ds होगा तो उसका भी इंटीग्रल करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, इसका भी ऐसे इंटीग्रल ऐसा रहेगा। तो यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं कि E और ds का इंटीग्रल करेंगे तो हो जाएगा पूरा एक स्फीयर दैट इज 4 पाई r स्क्वायर E into this will be equal to q by epsilon 0। हमको चाहिए E का वैल्यू, E equal to q by 4 पाई epsilon 0 into
दिस इज द सिंपल सॉल्यूशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके पहले भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए थे, बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन आया था, लेकिन दिस इज सिंपली वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ। तो यहाँ पे दो चीज और, मान लो ये जो सरफेस है यहाँ नहीं, इसके सरफेस के ऊपर ही नहीं है, ठीक है। तो फिर हमारा जो ये यहाँ से यहाँ का जो रेडियस हम लोग r लिए थे यहाँ से यहाँ का, तो r का वैल्यू अब बड़ा R होगा, दैट इज द रेडियस ऑफ द वायर। तो सिंपली का मतलब सरफेस ऑफ द वायर में ई का वैल्यू जस्ट चेंज हो जाएगा, यहाँ पे बड़ा R हो जाएगा, बस इतना। अगर उस जो इसके पहले बता रहे थे, इसके अंदर में कोई पॉइंट यहाँ 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 कहीं पे भी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ये करना चाहे, तो अंदर में तो चार्ज एक्यूमुलेटेड कुछ है नहीं यहाँ पे, तो इसीलिए वहाँ पे ई का वैल्यू वहाँ पे हम लोग ये ले लेंगे कि चार्ज इनक्लोज अगर जीरो रहा इसके अंदर, तो चार्ज इनक्लोज जीरो रहा, तो फिर ये भाई साहब जीरो है, ठीक है। चार्ज इनक्लोज अगर जीरो रहा तो वो भाई साहब जीरो है, और वहां से ये है, ये लिख सकते हैं E इक्वल टू, ये हम लोग बताए थे इसके पहले कि फ्लक्स जीरो, तो मतलब वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कहां पे अंदर में, क्योंकि कोई ऐसा कोई चार्ज एक्यूमुलेटेड या चार्ज इनक्लोज ऐसा कुछ नहीं रहता है, इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। तो दूसरा एग्जांपल के और बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तो यहाँ पे एक मान लो ऐसा है इनफाइनाइट लंबा, तो इसका तीन सरफेस होगा, ये वाला एक सरफेस अपर वाला, ये वाला नीचे वाला एक सरफेस होगा, ये वाला ऊपर वाला स्टार सरफेस होगा, तो तीन जगह से तीन तीन ले लेंगे, तो टोटल चार्ज जो उसका ये होगा हमारे फ्लक्स जो होगा, तो ये क्या होगा, मान लो ये S1 सरफेस है, S2 सरफेस है, S3 सरफेस है, तो S1 सरफेस का के लिए E डॉट ds ले लेंगे, सॉरी ये क्लोज इंटीग्रल नहीं होगा, प्लस S2 सरफेस के लिए ले लेंगे प्लस S3 सरफेस के लिए ले लेंगे, तो ये तीनों का सम करेंगे तब जाके हमको टोटल चार्ज इनक्लोज बाय ये मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं कि भाई साहब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस में, ये इसका सेंटर होगा, ये सेंटर से बाहर की तरफ होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, और तुम्हारा जो सरफेस है वो सरफेस वाला यहाँ पे होगा ds, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगा, सरफेस भी इस साइड होगा, ds3 लिख लेते हैं, ds1 लिख लेते हैं, यहाँ पे इस साइड होगा, ये होगा, तो ये तुम्हारा ds2 लिख लेते हैं, ये e लिख लेते हैं, उल्टा हो गया, ये e2 है, ये तो यहाँ पे हो गया, ये दोनों परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो क्या होता है, जीरो होता है, मतलब ये S1 वाला और S2 वाला ये दोनों टर्म जीरो है, क्यों, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, e ds cos थीटा, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, तो e ds cos 0 मतलब cos 90 डिग्री, cos 90 का वैल्यू जीरो आता है, मतलब जीरो, तो ये दोनों का टर्म कुछ रहेगा नहीं, तो रहेगा ये लास्ट वाला टर्म, तो लास्ट वाला टर्म अगर इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो ऐसा आएगा S3 के लिए E into ds, ds1, ds2, ds3, E into ds3 equal to q enclosed by epsilon 0, सिंपल है। तो यहाँ से हम लोग अगर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, ये सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन के लिए क्या होता है कि E और ये आपका कार्ड सरफेस एरिया है, तो कार्ड सरफेस एरिया के लिए उसका जैसा ये हो जाएगा तो वो हम लोग कर लेंगे, देखते हैं क्या आता है। 2 पाई RL होता है, तो E into 2 पाई RL
इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0, ई इक्वल टू यहाँ से देख सकते हैं क्यू बाई 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन 0, ऐसा हो जाएगा। सिंपल, कभी कभी लैम्डा का इस्तेमाल किया जाता है और छोड़ो, सिंपल इतना याद रखना। तो यहाँ से हम लोग 2-3 सिंपल इंप्लीमेंटेशन ऑफ गॉसेस लॉ दिखाएं। अगर आपको और भी प्रैक्टिस करना चाहिए तो ये मतलब जो जरूरी है, बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल किया हुआ है, आप चाहो तो देख लो। इसके अलावा भी न्यूमेरिकल्स में आप लोग थोड़ा ध्यान दो, खास करके गॉसेस लॉ में। और वीडियो यहाँ तक ही है। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और उसके बाद ये घंटी जो है उसको जरूर ये करना, प्रेस करना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। यहाँ तक है। थैंक यू।